सरकार ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में किसी को नाम देकर ये कहा कि इस व्यक्ति की प्रोवोकेशन से ये हिंसा हुई। इस तरह से केंद्र ने वांगचुक के लिए अपने बातचीत के दरवाजे बंद किए हैं। आप ऐसे व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हैं जिसमें आपने ऑफिशियली ये आरोप लगाया हो कि उसने हिंसा को हिंसा प्रोवोक, भड़काई। है ना? तो मुझे इस बात का अफसोस है कि केंद्र एकमात्र व्यक्ति जो इस आंदोलन का अगुवा है, अगर उसके लिए अपनी बातचीत के दरवाजे बंद करता है, तो ये एक अच्छी दिशा की ओर कदम नहीं है। उसकी डिमांड को पूरा करने के बजाय आपने उसके उस आत्मा पर चोट की, जहां पर वो लद्दाखियों को एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। ये पहला प्रोवोकेशन मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आया है कि उनके उसको इलीगल घोषित कर देना, सीबीआई की जांच भी मतलब उनको डिफेम करना। उनको पता है कि जनता वहां उनकी बात सुन रही है, उनकी बात मान लेती है वो जनता। तो एक तरह से ये तो क्लियर हो जाता है कि जनता ये मानेगी कि सरकार ने अपने देश की जमीन चाइना को जाने दी है, और इसका जवाब नहीं बन पड़ रहा है शायद सरकार के पास भी कि वो जवाब दे। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसको अगर आपने बंद करने की, उसकी आवाज को रोकने की कोशिश की, तो आपके आप वो टूल किट हैं उपलब्ध जो आंदोलन को भड़का सकती हैं, लोगों को सड़कों पर ला सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, जिसमें भारत में पहली बार जैनजी जो है वो सड़कों पर उतर आए, अच्छी खासा हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन इसी के बाद कुछ ही घंटों में खबर आती है और पता लगता है कि जो यूथ सोनम वांगचुक का फैन है, उनको फॉलो करता है, उनकी इंटेलिजेंस की कदर करता है, उन पर ये केंद्र सरकार का आरोप है कि भाई ये सब कुछ भड़काने में सोनम वांगचुक का हाथ था। हालांकि अभी तक उनकी जितनी भी वीडियोस रही हैं, कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अपने हर वीडियो में वो आराम से हर बात कहते नजर आए हैं, जो कि एक शांतिपूर्वक तरीके से कोई कह सकता है, कुछ उसी तरह से तमाम बातें उन्होंने कही, अनशन किया, सब कुछ किया। तो क्या वाकई में गांधी जी के पद पर निकलने वाला फिर आगे जाकर कोई और भी पद तैयार कर सकता है? बड़ा सवाल ये है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं। उनने ये जानकारी उनको समझ में, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं है इनपुट कि सोनम वांगचुक जो है, केंद्र सरकार इसमें सही है या फिर सोनम वांगचुक सही है? क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया तो ये एक बड़ी बात है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या केंद्र सरकार उनसे डरी हुई है कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए, तो ठीक है, इनकी ही इमेज को एक क्वेश्चन में खड़ा कर दिया जाए। मैं किसी की तरफ खड़ा नहीं हूँ, ना मुझे सोनम वांगचुक से कोई अनुराग है या केंद्र सरकार से कुछ वैर है। मैं सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इवेंट और जो तथ्य हैं उनको बीच में रख के ये आपके दर्शकों पर छोड़ देता हूँ कि वो मेरी बात का क्या अर्थ निकालते हैं। जी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट तो ये है कि इसी लद्दाख में एक समय था जब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था पूरा का पूरा, और उस समय लद्दाख के लोगों की डिमांड ये थी कि हमको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम लोग जम्मू कश्मीर के साथ इतना बड़ा हमारा पोर्शन है, उसके बावजूद हमें वो लाभ, वो फायदे नहीं मिलते जो इतने बड़े एक क्षेत्र को मिलने चाहिए। उनकी अलग से समस्याएं हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर में लद्दाख को अलग से देखें, तो लद्दाख अपने आप में एक अलग से टोपोग्राफी है और उसका जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी से कोई मेल नहीं है। तो ऐसे में लद्दाखियों को हमेशा ये लगता रहा कि हमारे साथ एक अन्याय है, और हम अगर हमारी सरकार हो, हमारा कुछ ऑटोनॉमी हो, तब हम लोग इसको ठीक से गवर्न कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को ठीक से लालन पालन कर पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। और ये डिमांड चलती रही। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अवेयर है, वहाँ के लोग भी अवेयर हैं, वहाँ के दो दो अलग से जिले हैं जिनकी अलग से धार्मिक आइडेंटिटी भी अलग अलग है, वहाँ की भी अपनी असलियतें हैं। इस बीच में जब जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ा गया और दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि अगर लद्दाखियों की डिमांड ये थी कि उनको एक यूनियन टेरिटरी मिल जानी चाहिए, तो वो मिल गई।
लेकिन हुआ ये कि थोड़ी-सी मुझे ये चूक लगती है केंद्र सरकार की, और ये अगर हाइंडसाइट में केंद्र भी सोचे कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जम्मू कश्मीर को उन्होंने विधानसभा दे दी, लेकिन जी। लद्दाख को एक एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, और उसमें उनके जो एक चुना हुआ सरकार बननी चाहिए थी एक यूनियन टेरिटरी की, और कई यूनियन टेरिटरी हैं ऐसी जहाँ पर चुनी हुई विधानसभा नहीं है। लेकिन आपने उस राज्य से काटकर ये यूनियन टेरिटरी बनाई, जिसमें हम्म। लद्दाखी लोग पहले वोट किया करते थे। बिल्कुल। तो जिन व्यक्तियों को वोट अब उनसे देने उनका की हक आदत छिन पड़ गए। चुकी हो, उनको अपनी सरकार चुनने का एक आदत पड़ चुकी हो ओवर द इयर्स, उनको अचानक लगा कि हमारे हाथ से वोटिंग राइट चला गया। हम्म। भले ही उनको केंद्र में संसदीय सीट के लिए वोट देने का हक है, लेकिन वो उनको अपनी सरकार नहीं रही, एक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऊपर बैठा है जो केंद्र से गवर्न होता है, और हम लोग उसमें म्यूट एक्सपेक्टेटर हैं। हिल काउंसिल की अवधारणा जो लद्दाख के पास है, उससे उनको संतुष्टि नहीं, क्योंकि वो पहले से भी काम करती थी। वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती विधानसभा का। तो लद्दाखियों की एक मन में जो एक डिमांड थी अंदर छिपी हुई कि हमें विधानसभा क्यों नहीं मिली, उसका उसको सोनम वांगचुक ने समझा, और उसको पकड़ के एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। पिछले साल से ये लगातार तेज होता रहा है। उन्होंने कहा कि हमको फुल स्टेटहुड चाहिए। तो अब हो सकता है कि फुल स्टेटहुड की डिमांड इसलिए हो कि अगर फुल स्टेटहुड नहीं भी दिया तो हम यूनियन टेरिटरी को विधानसभा तो मिल ही जाएगी। तो ये एक लार्जर डिमांड को उन्होंने सामने रखा। सेकंड उसकी डिमांड ये थी कि हमको छठी अनुसूची में रखा जाए। छठी अनुसूची अ, अ, से हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। पिछले साल हमने देखा कि वो एक आंदोलन करते हुए लद्दाख भवन तक आए थे। उनके साथ बहुत हम्म। सारे लोग थे, बहुत ऑर्गेनाइज हैं, और उन्होंने अपने आप को ये लगातार दिखाने की कोशिश की है कि हमारी जो आंदोलन है वो गांधीवादी है, शांतिपूर्वक है, हम लोग जी। किसी भी तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं करते। कल की घटना होने से पहले उन्होंने इस बात को साबित भी किया। हज़ारों लोग तो क्या कल की घटना होने से उनकी इमेज खराब हो रही है? कल की घटनाओं को सीक्वेंस मैं अगर खुद सोनम वांगचुक के बयान पर जाऊँ, तो उनका कहना ये था कि ये प्रोवोकेशन क्यों हुआ? जी। उनका कहना है कि 62 साल की एक महिला और 72 साल के एक वृद्ध की अचानक, जो पिछले 14 दिन से अनशन कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। युवा लोग बड़ी संख्या में जमा थे, उनको ये बात नागवार गुजरी, और 2 ऐसे लोगों का जो क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, एक महिला और एक पुरुष, उसकी वजह से वो अपना नियंत्रण खो बैठे, और वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के कार्यालय में घुस गए, वो हिल काउंसिल के दफ्तर में घुस गए, वहाँ पे तोड़-फोड़ की। तो उन्होंने मतलब पुलिस के सरकार ये बात नहीं सुन रही थी, उसके रिजल्ट्स थे ये। आंदोलन तो तभी चल रहा था ना कि जब सरकार को बातचीत की टेबल पर हम्म। लाना हो, और अगर और केंद्र की 18 माने, महीने से ऐसा हो नहीं पाया। देखिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री और वांगचुक के बीच में जो सामने हो रहा है वो अलग बात है। जो ट्रैक 2 बातचीत होती रही है, इनको मेज पर लाने की कोशिशें होती रही हैं, उसमें कभी केंद्र ने इनको सीरियसली नहीं लिया, और कभी वांगचुक खेमे ने इन पर ट्रस्ट नहीं किया। मुकेश जी, मैं थोड़ा सा चुकूंगी। एक वीडियो मैंने देखा सोनम वांगचुक का, कल की इस हिंसा के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि ये हमें देशद्रोही बोल रहे हैं कि हमने ये वायलेंस कराया, लेकिन देशद्रोही ये हैं जिन्होंने चीन को जमीन दे दी और वो जमीन आई नहीं, और उन्होंने गाना चला दिया फिर उसके बाद में अमित शाह को डेडिकेट करते हुए, क्या हुआ तेरा वादा। तो इस तरह से वो अपनी बात कह रहे हैं। तो आप डिफेंस के इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये तमाम तरह की तस्वीर आपकी नजर से कहीं चूक नहीं सकती। सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, वो कितना सही है? मैं अ, मैं उस उन इनपुट का प्रीवी नहीं हूँ जो हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री के पास हो। इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं? अगर सरकार इस हद तक मिसट्रस्ट पर है कि ये आंदोलन आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये लोगों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कुछ
साजिशें हो सकती हैं, कोई ताकतें हो सकती हैं, इसके पीछे चाइना हो सकता है क्योंकि उससे बॉर्डर लगा हुआ है। अगर इस तरह लेकिन के इनपुट ऐसे तो अक्सर हुआ है। कोई भी आंदोलन होता है, दिल्ली में जब निर्भया वाला केस हुआ था, उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि बीजेपी के कुछ लोग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो आंदोलन बीजेपी ने खड़ा किया था। वो पीछे से पुश करने का काम कर देते हैं, लेकिन आंदोलन जो शुरू होता है वो कुछ खास वजहों से शुरू होता है, जिसे सरकार नकार नहीं सकती। लेकिन यहाँ तो सरकार एक तरह से उन बातों को नजरअंदाज कर रही है ना, सोनम वांगचुक पर चाइना का ठप्पा लगाकर। अभी लगाया नहीं है, हो सकता है लग लगा ही जाएगा। रही है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि वायलेंस के पीछे इन्होंने भड़काया है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे ही जा रही है वो। इस बयान का जो रिपरकशन है वो ज्यादा गड़बड़ है। जी। सरकार ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में किसी को नाम देकर ये कहा कि इस व्यक्ति की प्रोवोकेशन से ये हिंसा हुई। इस तरह से केंद्र ने वांगचुक के लिए अपने बातचीत के दरवाजे बंद किए हैं। आप ऐसे व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हैं जिसमें आपने ऑफिशियली ये आरोप लगाया हो कि उसने हिंसा को हिंसा प्रवोक, भड़काई। है ना? तो मुझे इस बात का अफसोस है कि केंद्र एकमात्र व्यक्ति जो इस आंदोलन का अगुवा है, अगर उसके लिए अपनी बातचीत के दरवाजे बंद करता है तो ये एक अच्छी दिशा की ओर कदम नहीं है। या तो केंद्र का इरादा ये है कि वो पहले जिसने ना कितने दिनों का तो उन्होंने अनशन किया है, उसके बाद ये तस्वीरें अगर बिगड़ भी रही हैं, तो आपने ये तो नहीं माना ना कि अगर कोई अनशन कर रहा है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। आप उसी को सुनने के लिए तो सत्ता में बैठे हैं कि जनता को सुने, वो तो आपने सुना नहीं, आप उसको एलिगेट और कर रहे हैं। मुझे दो बातें लगती हैं। एक तो ये कि ये इसको जेन जी के आंदोलन के रूप में देखा गया, चाहे वो नेपाल की घटनाएं हों। ठीक कल ही उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन जो नौकरी घोटाले की वजह से हुआ, ये पहाड़ उबल ही रहे हैं, पता नहीं क्यों है पेपर ये। लीक। हाँ, पेपर लीक की वजह हम्म। से उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ, नेपाल की प्रतिध्वनि उन लोगों को लद्दाख और उत्तराखंड में दिखाई दी। ये ज्यादा तो क्या डर गई सरकार? डर ही नहीं है। आप अगर किसी ने नेपाल को देखा हो तो दुनिया भर के शासकों में एक प्रकार का ये खौफ है, चाहे वो राहुल गांधी पर आरोप लगाना हो कि राहुल गांधी एक ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जिससे अनार्की पैदा हो। बहुत सारे लोग हैं जो जो सत्ता में बैठे हैं हर जगह, उनके लिए नेपाल एक सबक है कि कहीं लोग सड़कों पर ना आ जाएं। उसके लिए वो मानसिक रूप से नहीं, पूरी पुलिस बल की भी तैयारी कर सकते हैं कि किस तरह से इनको निपटा जाए। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसको अगर आपने बंद करने की, उसकी आवाज को रोकने की कोशिश की तो आपके आप वो टूल किट हैं उपलब्ध जो आंदोलन को भड़का सकती हैं, लोगों को सड़कों पर ला सकती हैं। और जब लोग सड़कों पे होते हैं तो उनको बैरकों में वापस भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर लद्दाख में ही चिंगारी भड़की है और उसको ठीक से संभाला नहीं गया और उसके अगुवा को आपने पिन पॉइंट नहीं किया, जैसा कि कल कर दिया केंद्र सरकार ने कि इस व्यक्ति की वजह से ऐसा हुआ, और उसको टैकल नहीं किया गया, तो ये चिंगारियां कहीं आज भड़की यहाँ पर है, कल दूसरी जगह होगी, तीसरी जगह होगी। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस तरह के आंदोलन जब भी होते हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहां पर अलग अलग टैकल करने के आपके पास औजार हैं, आपके पास पुलिस तंत्र है, और उनको समझाने का आपके जो संस्थाएं हैं वो मौजूद हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को नी जर्क रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। भारत नेपाल नहीं है। भारत ने बहुत कुछ देखा है। भारत ने तो ऐसा ऐसा समय भी देखा है जब आप 2016 का डिमोनेटाइजेशन देख लीजिए, या उसके बाद 2020 का लॉकडाउन देख लीजिए। पूरा मतलब अगर आप 130-40 करोड़ का देश अपने आप को ताले में बंद करके बैठ सकता है अनुशासित होकर, या उसके हाथ से अगर करेंसी छीन ली जाए उसके बाद, और लगभग 100 लोग उसमें अपनी जान भी गंवा बैठे, उसके बावजूद लोग सड़कों पर ना आकर पेशेंस में रहें, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरह के जो छोटे मोटे आंदोलन है उन पर इतना नी जर्क रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है जितना उन्होंने कल दिखाया। पेशेंस रखें तो हो सकता है सोनम वांगचुक को बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैं पीछे रहा इस आंदोलन के पीछे की बात। वहां पर हिमालयन
इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी एक चलाती है हियाल नाम से, जो सोनम वांगचुक चलाते हैं, और वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, उसमें वो किसी से मदद नहीं लेते हैं, लद्दाखियों को एजुकेट करते हैं वहां पर। इस यूनिवर्सिटी के लिए एक जमीन अलॉटमेंट हुई थी, उसको अलॉटमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो इस जो डिमांड कर रहा था अपनी हिल कौन से फुल फ्लेजेड स्टेट की और छठी अनुसूची में शामिल करने की, उसकी डिमांड को पूरा करने के बजाय आपने उसके उस आत्मा पर चोट की जहां पर वो लद्दाखियों को एजुकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। ये पहला प्रोवोकेशन मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आया है कि उनके उसको इलीगल घोषित कर देना, सीबीआई की जांच भी मतलब उनको डिफेम करना। उनको पता है कि yes. जनता वहां उनकी बात सुन रही है, उनकी बात मान लेती है वो जनता, तो एक तरह से ये तो क्लियर हो जाता है कि जनता ये मानेगी कि सरकार ने अपने देश की जमीन चाइना को जाने दी है, और इसका जवाब नहीं बन पड़ रहा है शायद सरकार के पास भी कि वो जवाब दे सके। सोनम वांगचुक ना जनता की नब्ज पर हाथ रखने में माहिर है, वो बहुत होशियार व्यक्ति हैं, और उन्होंने लद्दाख की यूनिवर्सिटी बनाई जब ऐसे में लोगों को बताया कि हिल के लोगों को, जो लद्दाख के लोग हैं ना, उनकी आप बात को समझ ही नहीं सकते। वो तो अल्फाबेट से शुरू करता है आदमी। अल्फाबेट जब मैं कहता हूँ तो वो कहता है कि आप लोग आपके लिए होगा एफ फॉर फैन, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, लद्दाख में कोई पंखा लगाता ही नहीं है अपने यहाँ पर, और मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगा एफ फॉर फैन, तो यहाँ पर क्या समझेगा यहाँ का बच्चा? फैन तो उसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ऐसी समस्याएं हैं लद्दाख में, -20 वाला प्रदेश जहाँ पर पूरा बर्फानी रेगिस्तान है वो, ऐसे और सोनम वांगचुक के तर्क इतने ठोस हैं कि जो लद्दाखियों के दिमाग में घुस जाते हैं। बिल्कुल, सोनम वांगचुक अपने तर्क के लिए ही जाने जाते हैं। और क्या, वो 3 इडियट का सोनम वांगचुक है, जो फुनसुक वांगडू के कैरेक्टर के रूप में टाइम पर 3 इडियट में सोनम वांगचुक इतने फेमस हुए कि देश में सारे युवा उनके फैन हो गए। आज पता लग रहा है कि उन्हें हिंसक गतिविधियों के पीछे प्रोवोकेशन का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को डिफेम करना चाहे तो वो 3 इडियट में से एक इडियट तो है कम से कम। उन 3 में से अगर कोई एक इडियट की पहचान करना चाहे आप कि वो 3 इडियट्स में से एक कौन है, तो वो इडियट है जो सोनम वांगचुक को बदनाम करने की कोशिश करे। ऐसे में करना ये चाहिए था कि आप उसको, जो ट्रैक 2 पर आप पीछे से बातचीत कर रहे थे, उनका अनशन तोड़वाने की, किसी तरह से समझाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि, और मैं पिछले साल जब वो यहाँ पर आए हुए थे तो मैं खुद उनसे मिला था जाके, और ही वाज टॉकिंग वेरी सेंस। उसमें हिंसा तो कहीं दूर तक नहीं है, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो बातें आपको समझ आ रही हैं उनसे मिलके, सरकार को क्यों नहीं समझ आ रही? क्या कम्युनिकेशन गैप है? दो ही परिस्थिति में होता है, या तो इंसान का वाकई में कम्युनिकेशन गैप हो, या फिर वो व्यक्ति उस बात को सुनना ही नहीं चाहता है। मुझे लगता है कि वो सोनम वांगचुक के रूप में एक मॉन्स्टर अपने लिए पॉलिटिकली पैदा नहीं करना चाहते फॉर ऑल टाइम टू कम। अगर ऐसा होता है तो एक प्रदेश में एक ऐसा नेता पैदा हो जाएगा जो आपकी पहुंच से दूर होगा, आपकी पार्टी से दूर होगा। आपके पास अगर नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नीचे से उभर के आए और लोग उसको ऊपर स्वीकार कर लें, तो हो सकता है कि वो अपना नेता रूप पनपाना चाहते हो। सोनम वांगचुक अगर बड़े नेता के रूप में उभरते हैं वहां पर, तो ये एक तरह से मैंने मदद की कि ये व्यक्ति इस प्रांत का, इस क्षेत्र का एक क्षत्र नेता बन के उभरे। और मेरा एक सीधा सवाल है कि ये चाइना को जो जमीन जाने वाली बात वो कह रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम तरह की चीजें जानते हैं, और मैं ये जानती हूँ कि इस पूरी तस्वीर के आगे पीछे कहानी आपको पता है, लेकिन आप कितनी साझा करना चाहते हैं ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना फैक्ट सामने रखे आप बात नहीं कहेंगे, चाहे आपको जानकारी हो उसके बावजूद भी। तो पॉइंट ये है कि सोनम वांगचुक जो बात कह रहे हैं उसको कितना बाय किया जा सकता है, कितनी सही हो सकती है? सरकार की चाइना को जमीन जो जा रही है उसको देखने के बाद चुप बैठे हैं, और ये बात कोई नई नहीं है, ये बात तो खुद बीजेपी के एक एमपी ने संसद में कह दी थी कितने जमाने पहले, कोरोना के दौरान। देखिए, जहां तक चाइना को जमीन सीड करने का सवाल है, मैं चूंकि आर्मी ठीक से कवर करता हूं और मुझे
लगभग 20-25 साल का अनुभव है, तो हमारी सेना झूठ नहीं बोलती है। अगर हमारा कुछ बड़ा इलाका चाइना की गिरफ्त में आ गया होता, तो अभी तक सेना उसमें खुल के खुलासा कर सकती थी, लेकिन ये हमारी सेना की ही बदौलत है कि पिछले 2020 में एक तनातनी की स्थिति पैदा हुई। चाइना उन इलाकों पे आके बैठ गया जिनको हम लोग डिस्प्यूटेड मानते हैं, और उस डिस्प्यूटेड में उन्होंने हर जगह ये कोशिश की कि जहां पर भी ग्रे एरियाज थे डिस्प्यूट के, उन पर अपने सैनिक आगे लाके बैठा दें, लेकिन भारतीय सेना ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनको वहां पर वापस जाना पड़ा जहां से वो आए थे, चाहे वो पेंगोंग का इलाका हो, चाहे वो डेप्सांग का इलाका हो, ये और बचे हुए जो रिमेनिंग पॉइंट थे उनको भी हल कर लिया गया। तो बहुत बड़ा इलाका सीड कर लिया गया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मुकेश जी की, एक तो ये कि अगर ऐसा कुछ होता कि चाइना ने इस तरह से कुछ कंट्रोल किया होता तो हमारी सेना इस बात को छुपाती नहीं, कहीं ना कहीं ये बात बाहर निकल के आती। तो जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं, जो वहां के रिहायशी व्यक्ति हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा आंदोलन होना और इस पर चर्चा करना, ठीक है वो अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, एक बात है, लेकिन उसी के साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि देशद्रोही कौन है। वो सीधा सीधा सरकार को देशद्रोही बता रहे हैं और जमीन की वजह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सरकार को भी एक जवाब जरूर देना चाहिए और ये प्रूफ देना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जमीन कब्जे में ले ली गई। हालांकि ना सिर्फ सोनम वांगचुक बल्कि विपक्ष के कई नेता भी ये बात कहते रहे हैं। कुछ लोग वहां विजिट भी करने गए और उन्होंने कहा कि जो पैंगोंग लेक है वो किस तरह से पहले अपने कंट्रोल पे रहती थी, अब उसमें भी वहां पर चाइनीज इंटरफेरेंस दिखाई देता है। तमाम तरह की बातें ये गाय बगाए आती रही हैं सामने। तो बड़ा बड़ा सवाल है कि सोनम वांगचुक की बात को भी पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अगर किया जाए तो उसके प्रूफ रखने चाहिए, क्योंकि जेनजी जो है वो सीधे सीधे वन ऑन वन क्लियरेंस देखना चाहती है। अगर सोनम वांगचुक ने कह दिया तो यहाँ पर सरकार को भी ये प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि भाई देखिए ये सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल है, जो कि वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो काफी नहीं हो रहा है। शायद इसी वजह से लोग सोनम वांगचुक को ट्रस्ट कर भी रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो सरकार को सीधे सीधे वन ऑन वन टॉक करके इसको क्लियर करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर उनको मतलब मैं उन सवालों के साथ इस चर्चा को खत्म कर रही हूँ कि और अगर वहां पर उन्होंने जिले दे दिए लेकिन सरकार बनाने का हक नहीं दिया, जो वहां के लोग चाहते हैं, कोई भी राज्य में वो चाहते हैं। अब इसके पीछे उनके कई पॉलिसीज होती है, कई फंड्स होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। अभी केंद्र के डायरेक्ट अंडर है, फिर राज्य के अंडर कंप्लीटली हो जाते हैं, तमाम चीजें सामने निकल के आती हैं। उसके प्रिविलेज स्टेट लेना चाहता है। दिल्ली भी एक कई बार मतलब इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने इसी को हमेशा बड़ा मुद्दा बनाया भी था कि भाई हमें फुल राइट नहीं मिल रहा है। तो ये फुल राइट वाली सिचुएशन भी कोई हल्की सिचुएशन नहीं है। तो मामला काफी फंसा हुआ है। लेकिन इसी के साथ जेनजी का मतलब जिसको ये वाकई में जो आंदोलन शुरू कर देती है, कहाँ आंदोलन जाएगा, क्या उसकी परिस्थितियां होंगी, उसके बाद क्या होगा, वो तो मालूम ही नहीं है। जैसे कि नेपाल में सुशीला कार्की ने बोला कि जब वो होश आया जलने के बाद, धुआं ठंडा होने के बाद पता चला कि कितना कुछ जल चुका है, यानी कि नई शुरुआत भी मुश्किल है। तो जेनजी का सड़कों पर उतरना और इस तरह की चीजें करना वो एक बड़ा तख्ता पलट जरूर हो सकता है, लेकिन देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तमाम तरह की तस्वीर है। मुझे लग रहा है खिचड़ी बन चुकी है यहाँ पर। अब ये कैसे आगे चलेगी और सरकार कैसे इसे एक एक करके सॉल्व करती है या जवाब देती है वाकई में सामने खड़े होकर, ये एक बड़ी बात देखने की होगी। लेकिन मैं चाहूंगी अगली बार जब हम चर्चा करें तो हम ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग में जरूर जाएं जिसमें चाइना ने हमारी जमीन पर लद्दाख की जगह पर कब्जा नहीं किया है। ये कंफर्मेशन भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कॉमन पीपल, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हर व्यक्ति जानना चाहता है क्या ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।